मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मुख्यतः हम लोग जो जिस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं वो है साइंस की क्लास, और जिसमें आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सहायक पाचक ग्रंथियाँ। देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। सहायक पाचक ग्रंथियाँ, इसमें जिसका जिसका हमें अध्ययन करना है, जिसमें एक हम लोग पढ़ेंगे लीवर, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग गाल ब्लैडर, और तीसरा हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज। सबसे पहले हम लोग लीवर की बात करते हैं। लीवर कहाँ होता है? उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम से ये लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। निर्माण होता है। लीवर जो है ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आपका लीवर। इसका वर्क क्या है लीवर का? देखिएगा, पहला बाइल जूस का निर्माण, दूसरा आपका ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना, तीसरा आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना, ग्लाइको जियो जियो नहीं जेनोलाइसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना। इसके बाद में तीसरा आपका ग्लाइको नियोजेनेसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना। तो मित्रों, लीवर देखिए, जानिएगा, आवश्यकता पड़ने पर जो लीवर सेल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अमीनो अम्ल वसीय अम्ल ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। और यह प्रोसेस जो है, यह
प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, या प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है मित्रों, दूसरा पार्ट है आपका इसका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसे हम लोग हिंदी भाषा में पित्ताशय बोलते हैं। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए पक्षियों, चूहों, वेल फिश तथा घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता है। उसके बाद बताएं, गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस संचित रहता है, बाइल जूस संचित रहता है। अभी बाइल जूस का मैंने निर्माण बताया था कि यकृत में होता है, ठीक है। और ये बाइल जूस जो है ये गॉल ब्लैडर में है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचती है, कहां पर, गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस जो है सिस्टिक डक्ट द्वारा या सिस्टिक नलिका द्वारा गॉल ब्लैडर में पहुंचती है। गॉल ब्लैडर को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। जब पथरी वाली शिकायत होती है कि पित्ताशय में पथरी हो गई तो शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस हटाने को कॉलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला जो है आपका, हालांकि आप लोग दो जो है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, तो पहला आप लोगों ने देखा है सहायक पंचक ग्रंथियों के अंतर्गत आपके 3 देखे जाते हैं, एक लीवर है, एक गॉल ब्लैडर है, एक पैनक्रियाज। जब हम आपको पाचन तंत्र दिखा रहे थे तो वहां पर मैंने आपको लीवर की संरचना दिखाई थी डोडेनम के पास में, तो वही बताया गया है कि उधर गुहा में दाहिने डायफ्राम से लगा हुआ लीवर पाया जाता है, जिससे बाइल जूस का क्या होता है, निर्माण। लीवर में किसका निर्माण होता है, बाइल जूस। सबसे बड़ी ये पाचक ग्रंथि है और इसका वर्ग क्या है, बाइल जूस का निर्माण करना, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को करना, ग्लाइकोजियोलाइसिस की प्रक्रिया को करना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को करना। बताया क्या गया कि लीवर जो है आवश्यकता पड़ने पर लीवर सेल्स कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज का क्या करती है, संश्लेषण। और यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, उसके बाद में आपको बता दिया गया कि गॉल ब्लैडर को हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, और पित्ताशय जो है ये पक्षियों, चूहों, वेलफिश, घोड़ा में नहीं पाया जाता है। पित्ताशय में ही बाइल जूस का, ठीक है, इकट्ठा होता है। तो बाइल जूस जो है इसका निर्माण आपने देखा था कि लीवर में हुआ था, और ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये गॉल ब्लैडर में पहुंचती है। जब पित्ताशय में पथरी की शिकायत हो, किसकी शिकायत हो, पथरी, ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका ऑपरेशन किया, मतलब शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के द्वारा इसे हटाया जाता है, पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या इसे क्या बोला जाता है, कॉलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जिसे हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, ये है आपकी एक मिक्स्ड ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। इससे पैनक्रियाटिक जूस का स्राव होता है। पैनक्रियाज के माध्यम से ट्रिप्सिन,
लाइपेज लाइपेज तथा एमाइलेज जैसे एंजाइम का स्राव होता है। ठीक, पैंक्रियाज के द्वारा जो पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है इसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस या पूर्ण पाचक रस बोलते हैं इसे, पूर्ण पाचक रस। इसका मतलब है कि ये प्रोटीन और वसा दोनों के ही पाचन में सक्षम है। अब इसके बाद में अगर हम लोग डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें, डाइजेस्टिव प्रोसेस या पाचन प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो इसमें हमको दो प्रोसेस दिखेंगे। एक हमारा है मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा है हमारा केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में भोजन को मसलना, चबाना, चिकना बनाना, निगलना और क्रमानु या क्रमाकुचन ठीक जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है मित्रों, ये था आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस ये किसके माध्यम से होता है? तो मित्रों ये एंजाइम के माध्यम से होता है। ठीक मित्रों, इसका भी आप लोग फोटो ले सकते हैं। ठीक है, एक एक चीजें आप लोगों को विस्तार पूर्वक चीजें समझाई जा रही हैं। अब आपको हम डाइजेशन बता दें या पाचन बता दें। डाइजेशन ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसके अंतर्गत माउथ कैविटी को देखते हैं। माउथ कैविटी से ही पाचन का प्रारंभ होता है मित्रों, पाचन का प्रारंभ होता है। माउथ कैविटी में ही भोजन जो है सलाइवा के साथ मथा जाता है। ठीक है, और इस वाले जो मथा हुआ भोजन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? मथा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। फिर आपने यहां पर सलाइवा देखा है, माउथ कैविटी में आप लोगों ने देखा है सलाइवा। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हम देख सकते हैं, इसके माध्यम से टाइलिन, लाइसोजाइम तथा थायोसाइनेट
ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। टाइलिन को आपने देखा था, ये जो है स्टार्च को माइटोज में तोड़ देता है। लाइसोजाइम के बारे में आपने देखा था कि यह भोजन में या फूड में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो ये आपने जो फर्स्ट स्टेप देखा उसमें आप लोगों ने देखा माउथ कैविटी का रोल। अब हम दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं, ठीक है। और ये स्थिति आपको ऑसियोफैगस की स्थिति देखते हैं, ऑसियोफैगस की। तो मित्रों सबसे पहला बिंदु, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। यहां पर क्रमानुकुचन होता है, अर्थात भोजन सरक सरक कर अमाशय की तरफ पहुंचेगा, ठीक है। क्रमाकुचन के द्वारा भोजन जो है ये अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन जो है ये काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अमाशय में भोजन जो है, अमाशय में भोजन जो है या जिसे हम लोग बोलस बोल रहे थे, ये काइम में कन्वर्ट हो जाता है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में अमाशय में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है, प्रोटीन के पाचन मुख्य रूप से होता है। अब मैंने बताया था अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 से लेकर 3.0, 1 से लेकर 3.0, ठीक। उसके बाद में आपने इसी अमाशय के अंतर्गत आप लोगों ने जब पाचन देखा था, प्रोटीन का पाचन, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, अमाशय में जो पाचन हम लोगों ने देखा था, तो यहां पर हमने देखा था अमाशय में पेप्सिनोजन, ये HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक। फलस्वरूप जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ये पहले प्रोटियोज में और फिर पेप्टोन्स में टूटता है, पेप्टोन्स में टूटता है। इसी तरीके से आप लोगों ने प्रोरेनिन देखा था, प्रोरेनिन जो है ये HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट होता है। और इसके अंतर्गत आपने देखा था कि मिल्क में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन जो है, कैसिनोजन प्रोटीन कैसीन में बदल जाता है, कैसीन में बदल जाता है, ठीक है मित्रों। ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसके बाद में हम अब जो आगे देखेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं बाइल जूस का, बाइल जूस का।
इस बाइल जूस जो है ये आपका हल्का पीला होता है, हल्का पीला। और अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच की, तो ये आपका 7.8 से 8.6 इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक, प्रश्न उठेगा कि ठीक, बाइल जूस जो है इसका स्राव किसके माध्यम से, तो ये सब आपको पता है, लीवर के माध्यम से इसका स्राव होता है। ठीक है, ये बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है, तो ये इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है। बाइल जूस में पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट की, ठीक, तो इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, ब्लू रूबिन और दूसरा होता है ब्लू वर्डिन, ब्लू वर्डिन। फिर उसके बाद में आप देखिए इस बाइजूस का घुलनशील, घुलनशील विटामिन के अवशोषण में भी मुख्य भूमिका होती है। प्रश्न उठता है मित्रों कि घुलनशील विटामिन कौन से हैं, घुलनशील विटामिन, तो आपने देखा होगा विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब हमारे क्या हैं, घुलनशील विटामिन। ठीक, इसके बाद में एक आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो मामला आपने बाइल जूस का देखा, इसके अंतर्गत एक आप मामला अभी और जो देखेंगे वो है पैंक्रियाटिक जूस का, और जो तीसरा मामला देखेंगे वो है आपका इंटेस्टाइनल जूस का। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग जो है इसकी आप लोग फोटो खींच लें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पढ़ने में बहुत सुविधा हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जूस का या पैनक्रियाटिक जूस का जो स्राव है वो कहां से होता है, तो आपको पता है अग्न्याशय या पैनक्रियास से। ठीक, तो सबसे पहले ये हल्का क्षारीय होता है, पैनक्रियाटिक जूस हल्का क्षारीय होता है, और इसके पीएच की बात करें, इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 तक होती है, 8.3 तक होती है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कर देते हैं अपने एंजाइम के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है कि एंजाइम कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एक आपका एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज, दूसरा एंजाइम आपका है ट्रिप्सिन, तीसरा है आपका कार्बोक्सी,
कार्बोक्सी। चौथा है आपका पेप्टिडेज, और पांचवा है आपका लाइपेज। ठीक है मित्रों, तो ये आपका पैंक्रियाटिक जूस का मामला था, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आंतरस या इंटेस्टाइनल जूस की बात करेंगे। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस, या इसे हम लोग क्या बोले, आंतरस। ठीक, तो मित्रों यह भी हल्का क्षारीय है, यह भी हल्का क्षारीय है। ये 2 से 3 लीटर प्रतिदिन इसका स्राव होता है, यहां पर भी आपके बहुत सारे आपको एंजाइम दिखेंगे, जिसमें से पहला एंजाइम है माल्टोज या माल्टेज। तो माल्टेज के बारे में आप जान लीजिए, माल्टेज करता क्या है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसी तरीके से एक आपका पाया जाएगा सुक्रेज, और सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से एक आपका पाया जाएगा लैक्टेज। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से एक आपका पाया जाएगा इरेप्सिन। और इरेप्सिन जो है ये डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो कि हम लोग सहायक पाचक ग्रंथियों का पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग इसका जरा रिवीजन कर ले, जिससे हमारे इस टॉपिक पर एक बेहतर पकड़ बन जाए। सबसे पहले सहायक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत मित्रों 3 प्रकार के ग्रंथियां आती हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, जिसे हिंदी भाषा में यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय बोलते हैं। यहाँ पर पहला जो सेगमेंट है वो लीवर है। लीवर जो है ये उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम से लगा हुआ होता है, इसमें बायोजूस का निर्माण होता है, इसे हम लोग सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि बोलते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें
तो बायोजूस के माध्यम से ये वर्क करता है, ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से ये वर्क करता है, ग्लाइकोजियोलाइसिस के माध्यम से वर्क करता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस के माध्यम से ये वर्क करता है। तो बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर लीवर सेल कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज का क्या करती है, संश्लेषण, और संश्लेषण की जो यह प्रक्रिया है वह ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। इसके बाद गाल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं, ये किसमें नहीं पाई जाती, तो पक्षियों में, चूहों में, वेलफिश में और घोड़ों में पित्ताशय या गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो बताया गया गाल ब्लैडर में ही बाइल जूस का संचय होता है या संचित रहती है। बाइल जूस जो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये गाल ब्लैडर तक पहुंचती है। यदि गाल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो आपको पता है ऑपरेशन के मेथड से इसे हटाया जाता है और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका आया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ये एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है। इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम का स्राव होता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है जिससे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सक्षम होते हैं एंजाइम्स के माध्यम से। डाइजेस्टिव प्रोसेस तो एक है यांत्रिक और दूसरा है रासायनिक प्रोसेस। तो बोला गया यांत्रिक प्रोसेस के अंतर्गत भोजन का मसलना, चबाना, उसे चिकना बनाना, निगलना और क्रमानुकुंचन की क्रिया किसमें शामिल होती है, मैकेनिकल प्रोसेस। जबकि केमिकल प्रोसेस जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, एंजाइम्स के माध्यम से। अगला, तो अब हम पाचन की बात करते हैं। तो पाचन की जो शुरुआत होती है वो माउथ कैविटी से हो जाती है। तो पहला स्टेप है माउथ कैविटी, यहीं से पाचन का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। भोजन जो है सलाइवा के साथ में मथा जाता है, कहाँ पर, माउथ कैविटी में। अब मथा हुआ यह भोजन जो है ये बोलस कहलाता है। माउथ कैविटी से ही सलाइवा का संश्लेषण होता है, ठीक, ये सलाइवा का स्राव होता है। ये सलाइवा में टाइलिन और लाइसोजाइम तथा थाइसोसाइनेट जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। टाइलिन का वर्क क्या है, स्टार्च को माइटोज में क्या कर देना, तोड़ देना। वहीं लाइसोजाइम और थाइसोसाइनेट का कार्य क्या है, फूड में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करना। आपको यह भी पता है कि भोजन का 30% का पाचन, भोजन के 30% का पाचन माउथ कैविटी में ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भोजन जो है फेरेंक्स से होते हुए ओसियोफेगस जाता है। ओसियोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आपको बताया है कि इसमें स्फिनर पाए जाते हैं और यहाँ पर क्रमानुकुंचन होता है जिसके माध्यम से भोजन जो है आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे जठर रस का स्राव होता है और जठर रस की पीएच वैल्यू कितनी बताई गई है, 1.0 से 3.0, अर्थात ये अम्लीय प्रभाव का होता है। फिर उसके बाद में आपको बताया गया कि आमाशय में पाचन आपका होता ही है। तो आपको पता है कि पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर प्रोटीन जो है प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में टूट जाता है। इसी प्रकार से प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट होता है और मिल्क में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसिन में बदल देता है। ठीक, आमाशय में भोजन या बोलस को काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। आगे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस के माध्यम से पाचन, पैंक्रियाटिक जूस के माध्यम से पाचन और इंटेस्टाइनल जूस के माध्यम से भी पाचन होता है। तो बताया गया बाइल जूस कैसा है, तो ये हल्का पीला होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.8 से 8.6 होती है। बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है, तो लीवर से इकट्ठा कहाँ होता है, तो गाल ब्लैडर में। ठीक, उसके बाद में इसमें 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं। बाइल जूस जो है घुलनशील विटामिन के अवशेषण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो घुलनशील विटामिन कौन से हैं, A, D, E के। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैंक्रियाटिक जूस, तो ये भी कैसा है, हल्का क्षारी। इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 7.5 से 8.3। बोला गया यह पूर्ण पाचक रस कहलाता है। ठीक, इससे द्वारा वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है एंजाइम्स के माध्यम से। प्रश्न उठता है एंजाइम कौन से पाए जाते हैं, तो एमाइडेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, कार्बोक्सी पाया जाता है, पेप्टिडेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है।
अब इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम लोग आंत रस बोलते हैं, ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, और 2 से 3 लीटर प्रतिदिन इसका स्राव होता है, लीटर प्रतिदिन इसका स्राव होता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं तो ये जूस में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि माल्टेज, ठीक, सुक्रेज, लैक्टेज और इरेप्सिन। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसी तरह सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को फैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन जो है ये डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अब इसके बाद में आपको मित्रों मैंने बताया होगा इंटेस्टाइनल में, ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर साइड जहाँ डोडेनम, जेजुनम, इलम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर विली नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वो इन एंजाइम जो पाचन हो चुका है इसके माध्यम से वो सभी चीज़ों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है, वो पोषक तत्व और बॉडी के संबंधित सभी अंगों को पहुंचा देंगे। बचा हुआ जो अवशेष भाग है वो किधर की तरफ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सीकम, कोलन और रेक्टम के माध्यम से उस बचे हुए या अवशिष्ट पदार्थ को, जिसे मल बोलते हैं, रेक्टम के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से आपने इस पूरे अध्याय को पढ़ा, जिससे आज आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस की क्लास स्टार्ट हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मित्रों अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आई हो, चीज़ें आपको बेहतर लगी हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, जिससे हमें भी इसके बारे में पता चलता रहे। तो अब इसके तहत अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल नई क्लास के साथ में आपसे मुलाकात होगी।